हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम विजन आईएएस की अगस्त मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी भी कवर की है। बट क्योंकि हमें पता था कि इकोनॉमी में बहुत सारे टॉपिक्स इस बार आए हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि हम इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने एक पार्ट को तो कंप्लीट कर ही लिया है। आज हमारा इकोनॉमी का सेकंड और लास्ट पार्ट है इकोनॉमी का, राइट। बाकी तो हम पार्ट बाय पार्ट पूरे मैगजीन को कवर कर ही रहे हैं हमेशा की तरीके से। ओके, तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ उड़ान। मतलब हम उड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब क्या कि हमारी जो स्कीम है दैट इज़ उड़ान, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये स्कीम आज की तो नहीं है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये स्कीम अब तक, बट ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? यहाँ से पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं, जैसा कि हम पहले देखते आए हैं आज तक, कि भाई हमारी जो ये स्कीम है ये चर्चा में क्यों है। क्या सच में ये चर्चा में थी भी कि मैगजीन में ऐसे ही लिख दिया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है, वो रिलेट नहीं कर पाते कि मैगजीन में जो आर्टिकल छपकर आया है वो एग्जैक्टली कब न्यूज़ में था भी या नहीं था। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैगजीन में मटेरियल ऐड करने के लिए ऐसे ही कोई भी स्कीम उठाकर ऐड कर दी है, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स, द वायर, हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स में भी, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स में भी इसको कवर किया गया है। तो मतलब हाँ, ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं है तो ये काम की। तो फिर देख लेते हैं काम की चीज़ को कि क्यों है ये चर्चा में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि कैग ने, मतलब हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उन्होंने ऑडिट किया था और कई सारी स्कीम्स के बारे में बताया था कि इस स्कीम में ये कमी रह गई है, ये स्कीम इस तरीके से काम कर रही है, इसमें ये चीज़ हो सकती है, ये इम्प्रूवमेंट कर लो। इस तरीके की कई सारी बातें कैग के द्वारा बोली गई थी। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो कैग हैं उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि उड़ान, जो हमारी उड़ान स्कीम है, इसकी ऑडिट इन्होंने अभी की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उड़ान जो स्कीम है इसकी अभी ऑडिट की है और इसीलिए ये चर्चा में आया है। अच्छा, तो इस स्कीम के बारे में जान लें, क्योंकि ये चर्चा में है तो हो सकता है भाई कि क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हमको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है और कभी कभी तो मेंस में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो यानी कि इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए गवर्नमेंट स्कीम्स। चलो फिर जानते हैं इस स्कीम के बारे में। उड़ान की बात करें तो उड़ान में क्या करना था, क्यों ये स्कीम आई, क्या इसमें हम सच में उड़ने वाले हैं? तो आंसर है हाँ, हम सच में उड़ने वाले हैं। मतलब क्या कि इसमें हमारे ऐसे एयरपोर्ट्स की बात की गई है जो कि अभी तक जिसमें ज़्यादा सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, कि भाई एयरपोर्ट्स तो है बट उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा हमारे जो एयरप्लेन्स हैं वो नहीं अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं आते जाते हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट्स जो कि अभी ज़्यादा उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है, उनमें इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है, वहाँ पर एयरप्लेन्स भी बहुत कम है। तो ऐसे जो एयरपोर्ट्स थे उनको वेल कनेक्ट हमें करना है। और जो ट्रैवल है हमारी एयर टाइम ट्रैवल है, जो हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमको पता है, अगर बात करी जाए कि बाय एयर की, कि ठीक है आपको एरोप्लेन से जाना है, तो आप जो है, हम जो है एरोप्लेन के नाम से ही ये सोच लेते हैं कि अरे भाई एरोप्लेन से, अरे ये तो बहुत अमीर लोग ही इसमें जा सकते हैं, ये तो बहुत महंगा होता है। तो ये जो हमारा सेंस है, ये जो हमारी थिंकिंग है, बस इसी को बदलना है इस उड़ान के ज़रिए। मतलब कि जो बाय एयर हमारी जो ट्रेवल है उसको चीप करना है, कि जो हमारे आम नागरिक हैं, जो कॉमन मैन हैं, वो भी अब क्या कर सकें, बाय एयर ट्रेवल कर सकें। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? हाँ जी, समझ में आई। अच्छा, और क्या करेंगे? और हम ये करेंगे कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे कि जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें कि आपको क्या करना है कि अपने ही स्टेट में, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, उसकी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो आप अभी कैसे जाते हैं? अगर हम बात करें अपने स्टेट में एक सिटी से दूसरे स्टेट में दूसरी सिटी में जाना है, तो हम या तो बाय मेट्रो जा सकते हैं, रेलवे का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रोड का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, राइट। तो हम एरोप्लेन से जाएंगे ऐसा तो सोचते ही नहीं। तो ये सोचना है हमें और करना भी है। क्या हम क्या कर रहे हैं कि रीजनली हमको अगर कहीं पर मूव करना है तो बाय एयर हम मूव कर सकें,
ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। कब लॉन्च हुई थी? क्योंकि हमने तो बोला था कि मैम आपने बोला कि ये तो स्कीम अभी नई नहीं है, ये तो कल लॉन्च नहीं हुई थी, ये तो चर्चा में बहुत पहले से है, तो कब हुई थी लॉन्च ये भी बता दो। चलो बिल्कुल जानते हैं। तो ये स्कीम जो है 2017 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली 17 से अगर हम जोड़ें तो अब तो ये पुरानी हो गई ना। हाँ, तो ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी, 10 साल के लिए लॉन्च हुई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको क्या करना है कि जो 2016 की हमारी एक नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हीं को फुलफिल करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इस पॉलिसी के ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम देखते हैं कई सारे एक्ट जो है वो अमेंड हुए, नए एक्ट आए हैं, नए फ्रेमवर्क्स बने हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पर भी बात हो रही है कि जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016 में आई, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, उनको फुलफिल करने के लिए हम ले आए क्या, उड़ान स्कीम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। ऑब्वियसली हम ये बात कर चुके हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनल कनेक्टिविटी है नहीं, है, ऑब्वियसली है। हमको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो कई सारे ऑप्शंस हमारे पास में ऑलरेडी हैं। हम रोड से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पर कहा गया है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो बाय एयर भी हम कर सकें। ठीक है, क्या भैया हम क्या कर सके हैं कि हम एयर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा गया है। अच्छा, अब इसमें कैसे हम ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे? तो कनेक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं भाई, फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब हमारी सरकार फिजिकल सपोर्ट देगी, पैसा लगाएगी। साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। भाई हमको जाना है, हम कह रहे हैं ठीक है हम बाय एयर से जाएंगे, बट बाय एयर से जाने के लिए क्या होना चाहिए, एयरपोर्ट भी होने चाहिए, साथ ही साथ में एरोप्लेन भी होने चाहिए, और उसका टिकट भी ऐसा होना चाहिए कि हम उसको अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, 2-3 लाख रुपए का अगर टिकट रख दोगे तो नहीं जा पाएंगे ना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको अचीव करने के लिए ही क्या हुआ कि हमारी ये जो स्कीम है वो आई थी। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि स्कीम का ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने पर क्या पूछा जाता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए होंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो तो दिए होंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट हमें ये भी मिल जाता है कि जो स्कीम है ये किसके अंडर काम करती है। ठीक है, तो हमें अगर वो स्टेटमेंट पता चल गया तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा जो आंसर है उसके करीब हम पहुंच जाएं। तो ऑब्वियसली हमको ये चीज़ तो देखनी ही पड़ेगी कि ये स्कीम किसके अंडर आती है। तो अगर हम उड़ान की बात करते हैं तो किसके अंडर आएगी? ऑब्वियसली जब उड़ान भरनी है, बाय एयर हमको जाना है, तो किसके अंडर आएगी? ऑब्वियसली ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? एयरपोर्ट की बात हो रही है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ही इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये चीज़ हम देख ही चुके हैं। ठीक है, कि ये देखो अब यहाँ पर हमारी जो कैग हैं उन्होंने बात की कि उड़ान स्कीम में जो है 50% रूट्स जो है वो ग्राउंडेड हो गए हैं, तो इसको भी देखना है। ठीक है, और जो कैग रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया है कि उड़ान में कई सारे डिलेज हुए हैं। ठीक है, तो उड़ान स्कीम इसलिए भी चर्चा में रही। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात करनी है? अब बात करनी है कि ये जो हमारी उड़ान स्कीम है इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। चलो, उड़ान स्कीम की अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है कंसेशंस। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों क्या करेंगे, कंसेशंस देंगे। अब वो कंसेशंस किसको दिए जाएंगे? क्या हम कॉमन पर्सन्स को? नहीं, हमें कंसेशन नहीं मिलने वाला। ये कंसेशन दिया जाएगा एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट बन भी सकता है कि जो कंसेशंस हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, किसको? पैसेंजर्स को। तो आप यहाँ कहेंगे, आप कहेंगे कि अरे सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो आम आदमी की स्कीम है, तो आम आदमी को ही कंसेशंस मिलेंगे। सही करके चले आओगे, घर आकर देखोगे अरे ये तो गलत कर दिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं वो कंसेशंस तो देंगे, बट एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को देंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई कंसेशंस। दूसरी चीज़ है वायबिलिटी गैप फंडिंग। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस किए जाएंगे, मतलब कि ये जो एरोप्लेन जो चलाए जा रहे हैं, सपोज करो कि एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है,
अब यहाँ पर जो है कई सारे पैसेंजर्स मिलते हैं, कई सारे पैसेंजर्स यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 पैसेंजर मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे एयरप्लेन वाले जो लोग हैं, जो एरोप्लेन ऑपरेटर्स हैं, एयरलाइन ऑपरेटर्स जो हैं, वो कहाँ पर अपना एरोप्लेन चलाने की कोशिश करेंगे? वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे लोग जाएंगे। तो यहाँ से ज़्यादा टिकट इनके बिकेंगे और इनका ज़्यादा मनी आएगा, इनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब कही जाए कि इस वाले रूट पर इनको जाना है तो ये चले तो जाएंगे, क्योंकि सरकार के ऑर्डर तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 20 लोग जाते थे और यहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं, तो इनका जो है लॉस नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। यहाँ पर इनको अगर ये जाते तो 20 लोगों की टिकट इनको बेचने को मिलते, तो इनसे ज़्यादा पैसा आता। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम पैसा आएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? इनका लॉस होगा। तो वो जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? अब ये तो बोलेंगे ना कि हम चले तो जाएंगे, सरकार आपने बोला है कि आपको यहाँ से जाना है, तो हम ऑब्वियसली आपकी बात मानेंगे और इस रूट से जाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस रूट में जो हमारे पैसेंजर्स है बहुत कम है, बहुत कम लोग ही इसका यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम लोग ही यहाँ से जा रहे हैं, और जो पैसा दे रहे हैं वो भी इतना महंगा टिकट हमारा बिक नहीं रहा है। तो हमें जो लॉस हो रहा है वो हम लॉस क्यों बेयर करें? ऐसे तो हमारी कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो सरकार ने बोला नहीं नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लेकर आए हैं आपके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिसमें क्या किया जाएगा? जो आपका लॉस हो रहा है उसमें जितना भी लॉस हो रहा है वो सरकार बेयर कर लेगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, चलो ये दूसरा फीचर भी देखा। तीसरा फीचर जो है वो क्या है? तो तीसरे फीचर की अगर हम बात करें तो वो है रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड। एक फंड भी बनाया जाएगा। ठीक है, एक फंड जो बनाया जाएगा तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, फंड का मतलब ही है कि पैसा, तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन पैसा देगा? तो यहाँ पर पैसा दिया जाएगा कि जो हमारी लेवी लगाई जाती है, जो फीस लगाई जाती है, ठीक है, डोमेस्टिक फ़्लाइट, जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, वो जब डिपार्चर करती हैं तो उस पर जो फ़ीस लगाई जाती है, उस फीस का वो फीस जाएगी अब रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड में। ठीक है, समझ में आया? कहाँ से आएगी? कि जो हमारी जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो जब डिपार्चर करती हैं तो हर डिपार्चर पर जो फ़ीस लगती है वो जाएगी रीजनल एयर कनेक्टिविटी फ़ंड में। आपको ये याद रखना है कि ये जो फ़ंड है इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बजटरी सपोर्ट। बजट में भी हमारी ये जो एयरलाइंस हैं इनको सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारी जो सरकार है वो क्या करेगी? एयरपोर्ट्स के रिवाइवल के लिए, एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए, हेलीपोर्ट्स को बनाने के लिए, वाटर एयरड्रोम्स को बनाने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए पैसा जो चाहिए ना वो हमारी सरकार एलोकेट करेगी। ठीक है, तो सरकार देगी बजट के ज़रिए। ठीक, तो ये सारी हेल्प की जा रही है और ये फीचर्स किसके हैं? उड़ान स्कीम के हैं। लेकिन बात की जाए कि भाई हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि हमको रीजनल कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ गई? क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इस रीजनल एयर कनेक्टिविटी की? रीजनल कनेक्टिविटी तो थी ना कि रोड है, मेट्रो है, रेल है, इनसे हम जा रहे थे आराम से, बट क्या ज़रूरत थी कि हमें बाय एयर कनेक्टिविटी करनी पड़ रही है? चलो जानते हैं। पहली बात है कि रीजनल डेवलपमेंट इससे होगा। कैसे होगा? कि जब बहुत सारी नई फ़्लाइट्स जो है वो हमने लॉन्च की हैं टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में, जिससे कि जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं वो डेवलप होंगी और रीजनल डिस्पैरिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी कम होगी। जैसे हम बात करते हैं कि कोई ऐसी सिटी है जहाँ पर क्या है कि एयरपोर्ट है, ठीक है, तो उसका अगर हम बात करें जहाँ पर एयरपोर्ट है ना जिस सिटी में, तो उसका रुतबा ही अलग हो जाता है। उस सिटी को हम डेवलप्ड सिटी मानते हैं। ठीक है, भले ही उस एयरपोर्ट पे ज़्यादा लोग जा ना रहे हो, बट वहाँ पर एयरपोर्ट है, बस इसी बात से हम उस सिटी को भैया बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारी अलग अलग सिटी जहाँ पर एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे, और हम क्या कर रहे हैं कि एयरपोर्ट्स के ज़रिए, एयरलाइंस के ज़रिए हम वहाँ पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो इससे जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो कम होती हुई नज़र आएगी, रीजनल डेवलपमेंट भी होगा, लोगों की एस्पिरेशंस भी वहाँ पर फुलफ़िल होती हुई नज़र आएंगी। लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारी जो सरकार है वो कुछ काम तो कर रही है, कि हाँ भाई हमारी भी सिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, पहला स्पेयर। सेकंड है मोबिलाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। क्या हो रहा है? इससे लोगों का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जा रहा है। स्पेशली अगर हम उन एरियाज़ की बात करें जहाँ पर रोड, रेलवे, इन ट्रैक्स को बिछाना है वो काफ़ी मुश्किल है। जैसे बात करो नॉर्थ ईस्ट रीजन की, वहाँ पर हमको पता है कि वहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ पर
बहुत घने जंगल भी हैं। तो ऐसे घने जंगलों में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने घने जंगल है कि हमको वहाँ पर रोड बिछाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। या फिर हम बात करें कि एकदम से वहाँ पर कहीं पर से रिवर निकल आ रही है, या फिर एकदम से वहाँ पर कोई पहाड़ी है वो एंड हो जा रही है, कहीं पर जॉर्जेस मिल जा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर हम कैसे रोड बिछाएं, कैसे रेलवे ट्रैक्स को बिछाएं? तो ऐसी जगह पर मदद कर सकती है हमारी एयर कनेक्टिविटी। तो जो डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी है वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा रोल निभा सकती है। नेक्स्ट है ग्रोथ इंजन। यहाँ से ग्रोथ भी होगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगा, एफडीआईज आएंगी। और हमको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आएगा तो इससे इंडिया डेफिनेटली क्या करेगी, डेवलप करेगी। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम सबसे फास्टेस्ट वे में कैसे पहुंच सकते हैं, बाय एयर पहुंच सकते हैं, राइट। हम रोड से जाएंगे तो हमको 1-2 घंटा लगेगा अगर कहीं जाने में, तो बाय एयर हम उसको 5 मिनट में भी कवर कर पाते हैं। तो यही यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई ऐसा टाइम आया कि डिज़ास्टर आ गया कहीं पर, देखो अब हम देख रहे हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मैन ने क्या किया है, जो ह्यूमन ने जो इतना सारा क्लाइमेट को, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि आए दिन डिज़ास्टर्स की न्यूज़ जो है वो हम देखते ही रहते हैं, ठीक है। कभी हम मोरक्को को देख लें, कभी हम लीबिया को देख लें, अपनी इंडिया में भी अगर हम बात करें तो कभी हम उत्तराखंड की तरफ बात कर लें, कभी हिमाचल की तरफ बात कर लें, कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बात कर लें, कभी मुंबई, दिल्ली, हर जगह हम देख रहे हैं कि डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। डिज़ास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। तो इसमें हमें एकदम से अगर डिज़ास्टर कहीं आ जाता है तो हमारा क्या काम है कि हमको बहुत फास्टेस्ट वे में वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो ये कैसे हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, ठीक है। अगर पता चला कि हमको कहीं पे दिल्ली जाना है, सपोज करो दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया और हमको जाना है, अब हम जा रहे हैं दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट से, तो पता चला कि अर्थक्वेक आया, सब तबाही मचाई, चला गया, सारा कुछ हो गया, लोग वहाँ पर परेशान हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं रोड से हम जा रहे हैं, आसाम से दिल्ली जा रहे हैं, तो कब तक पहुंच पाएंगे? जब तक पहुंचेंगे तब तक तो वहाँ पर सारा काम हो गया होगा, ठीक है। तो क्या फ़ायदा जाने का, लोग परेशान हुए होंगे, वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे इमरजेंसी के टाइम पर जिनको एकदम से हेल्थ केयर की ज़रूरत होगी, बट वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाए टाइम पर, ठीक है। कई सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया, राइट। तो ऐसा ना हो, एकदम से टाइम पर हम पहुँच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि एयर कनेक्टिविटी हो, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म भी बढ़ेगा भाई, ऑब्वियसली। अब बाय एयर अगर हम बात करें, बाय एयर अगर हो जाता है तो वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, लोग जो हैं, अब जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी की बात कर लो, ठीक है। वैष्णो देवी की बात कर लो तो हमको पता है वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है तो क्या होता है कि वहाँ पर हमको जाना होता है, बहुत लंबे रास्ते पर पहाड़ों पर चढ़ना होता है, फिर जाकर हम जो मेन हमारा श्राइन है, मेन जो टेम्पल है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं, राइट। तो उस टेम्पल को पहुँचने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी होती है और फिर जाकर पहुँच पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना होता है, वो भी प्लेन एरिया नहीं है, माउंटेनियस एरिया है। तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारे अगर हम बात करें, कई एल्डरली पीपल जो हैं वो वहाँ पर उस जो लेंथ है, वो जो डिस्टेंस है उसको कवर नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि भैया इतनी लंबी चढ़ाई है एक पहाड़ की, भैया हम पर नहीं हो पाएगी, हम नहीं जा सकते वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनकी हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं कि वो इतनी डिस्टेंस को कवर कर पाएँ या फिर इतना जो टेरेन है उसको कवर कर पाएँ, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, ठीक है। बाय एयर वहाँ पर जा सकते हैं और इससे क्या होगा कि अब जो आज तक नहीं जा पा रहे थे अब वो चले जाएंगे, इससे टूरिज़्म प्रमोट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कुछ नीड थी जिसकी वजह से हमारा ये जो है उड़ान स्कीम लेकर आए। लेकिन अब ऑब्वियसली हम देखते हैं हर टॉपिक में हम देखते हैं कि भाई अच्छी अच्छी बातों के बाद में एक स्लाइड ये भी आ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कि कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बात करें कि इस स्कीम में क्या कोई चैलेंज नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है, हर जगह इशू है, यहाँ पर भी है। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कई सारे इशूज़ हैं, जैसे पहली चीज़ तो है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है या फिर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कोई भी ऐसी कोशिश ही नहीं की जिससे कि वो एलिजिबल हेलीपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए उनकी पोटेंशियल के बेसिस पर। जैसे कि अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये चीज़
कोई भी कोशिश नहीं की कि जिससे ये पहचान पाएँ कि हाँ भाई इस सिटी में एयरपोर्ट लगाना चाहिए, ये वाला जो एयरपोर्ट है इसको हमें और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, यहाँ पर और ज़्यादा एरोप्लेन्स प्रोवाइड करने चाहिए। किस तरीके से इन्होंने ये करा है ये कुछ भी डिसाइड नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज इन्होंने इनकी पोटेंशियल के बेसिस पर नहीं की है। ठीक है, ज़्यादातर जो हेलीपोर्ट्स हैं उनको कैसे इन्होंने पहचान के रहा है, जो प्रपोजल्स दिए हैं हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स ने, उन्हीं प्रपोजल्स को इन्होंने मान लिया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा जो जो हमारा एयरपोर्ट है इसको डेवलप करवा दो। ठीक है, तो उन्होंने इनकी बात मान ली और वो डेवलप होने लगा। लेकिन इन्होंने खुद से कोशिश नहीं की कि जाने कि कौन सा जो एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी की बात करें, कोई रूल्स ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने कोई भी रूल फ्रेम नहीं किए हैं कि किस तरीके से हमारी जो हमने बात की कि फ़ंड जो होगा ना, तो उस फंड के लिए जो फ़ीस लगेगी वो किस तरीके से हम कलेक्ट करेंगे वो फ़ीस, उस फीस को कलेक्ट करने के लिए कोई भी रूल्स इन्होंने फ्रेम नहीं किए हैं। साथ ही साथ में जो हमारा RCF ट्रस्ट है, ठीक है, तो वो किस तरीके से इस फीस को क्लेम करेगा, उसको जो कलेक्ट किया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, कोई भी पीनल क्लॉज भी नहीं लगाया गया है कि अगर जो हमारी जो फंड में लग आने वाली जो फ़ीस है उस फीस को कलेक्शन करने में अगर डिले होती है तो उसके लिए कोई भी यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगाई गई है। साथ ही साथ बात करें तो कोई कॉम्प्लायंस भी नहीं हो रहा है। जो रीजनल कनेक्टिविटी एडवाइजरी बोर्ड है उसका जो डिसीजन है कि हम जो क्या करेंगे, वायबिलिटी गैप फंड को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो डिसीजन है उसको क्या किया गया है, एक्सेप्ट तो कर लिया है, क्लेम किया गया है। अथॉरिटी जो हमारी एरोप्लेन अथॉरिटी है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसको जो क्लेम करेगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा रीजनल कनेक्टिविटी एडवाइजरी बोर्ड के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर कुछ जो प्रोविजंस है स्कीम के उनका नॉन कंप्लाइंस होता है, ठीक है, वो भी इससे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो हमारी स्कीम है उसके प्रोविजंस के मुताबिक ना चलें और फिर भी ये जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये वायबिलिटी गैप फंडिंग ले सकती है। तो यहाँ पर ये इशू भी देखने को मिलता है। बात की जाए कि 371 कमेंस्ड रूट्स हैं जिसमें से सिर्फ 112 रूट्स ही ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो पाए हैं। ठीक है, 371 की बात की थी और 112 ही चल पाए हैं, सिर्फ 30%। बिग वर्सेस स्मॉल एयरलाइंस कंपनी। फिर हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनीज है और उनकी अगर बात करें कंपैरिजन स्मॉल एयरलाइन कंपनी से, तो क्योंकि ये छोटी जो एयरलाइंस है, छोटी एयरलाइंस हैं, तो उनको बड़ी एयरलाइन से compete करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो बड़ा है, जो ताकतवर है, जो इकोनॉमिकली भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वही जीतेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं उस रूट्स पर जिसमें सफिशिएंट पैसेंजर्स नहीं हैं। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन जो चल रहा है, जो हमारे जो फ़्लाइट्स चलेंगी तो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि फ्यूल ज़्यादा है। ठीक है, फ्यूल के जो कॉस्ट है वो राइज़ हो रहा है, मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा है, तो एयरलाइन ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी ज़्यादा कॉस्ट की क्या करना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। बट हम जानते हैं कि हम यहाँ पर आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी तो कम पैसों में ही ट्रैवल कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैवल की कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही है, तो ये भी एक इशू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की। ठीक है, क्या बात करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की। क्यों है ये न्यूज़ में, पहले इसको जान लें। हाँ बिल्कुल जानते हैं क्यों है ये न्यूज़ में, ये देख लो। NHB ऑपरेशनलाइज 10,000 करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कहाँ पर कवर किया गया है, हमारी ये जो वेबसाइट है यहाँ पर द हिंदू में भी इसको कवर किया गया है, साथ ही साथ में जो ET रियलिटी है उसमें भी ये कवर किया गया है। तो चलो फिर इसको कवर हम कर लें। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की, तो अभी हमने जाना क्यों है चर्चा में, क्योंकि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसने क्या किया है, 10,000 करोड़ का जो फंड है उससे इन्होंने क्या किया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो लेकर आए हैं। कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करके लाए हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक 10,000 करोड़ का फंड लेकर आए हैं जिसका नाम है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
ठीक है। अब ये जो है ये इस्टेब्लिश होगा, ये फंड जो बनेगा ये कहाँ पर, कैसे बात चली इसकी, तो जो हमारा बजट आया था 2023-24 का, यानी कि इसी साल का जो बजट आया था उसमें बात करी गई थी कि एक हम फंड बनाएंगे जिसका नाम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होगा। तो ये 10,000 करोड़ का फंड अब बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये फंड कैसे होगा, जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शॉर्टफॉल होती है उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना हमारे पास में ऑलरेडी है, उसी की लाइस पर उसी के बेसिस पर हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाया है। ठीक है। अब इस फंड के बारे में जान लें। हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो फंड है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये क्या करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके जो एफर्ट्स हैं, क्या एफर्ट्स हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो फाइनेंस देते हैं, जो हमारी सरकार फाइनेंस दे रही है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, उस एफर्ट को और ये ज़्यादा सप्लीमेंट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि जो ग्रांट्स दी जाती हैं 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर, जो ग्रांट्स दी जा रही हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंडर इनको ग्रांट्स दी जा रही हैं, वो ग्रांट्स का ये यूज़ अच्छे से करें। ठीक है। और एप्रोप्रिएट यूज़र चार्जेस को अडॉप्ट करेंगे और यूआईडीएफ का भी ये यूज़ करेंगे। तो स्टेट्स क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जो ग्रांट्स इनको मिल रही हैं, जो इनको लेवी मिल रही है, जो इनको एग्जिस्टिंग स्कीम्स में पैसा मिल रहा है, उन सब का ये ढंग से यूज़ करेंगे। ठीक है। कवरेज की बात करें तो ये जो फंड है ये कहाँ कहाँ पर कवर होगा, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 459 टियर 2 सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। 1 लाख से 10 लाख तक की अगर इनकी पॉपुलेशन है तो वो सब सिटीज़ यहाँ पर कवर होंगी। 580 टियर 3 सिटीज़ भी कवर होंगी जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच में होगी। अब ये फंड जो है ये एलोकेट कैसे होगा, तो फंड की अगर हम एलोकेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है एलिजिबल सिटीज़ की कैसी है, ठीक है, उस सिटी के पॉपुलेशन के बेसिस पर ये फंड एलोकेट किए जाएंगे, जैसे कि हमने अभी देखा टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ के बारे में। इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना होगा, इस फंड में जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो कितना होगा कि बैंक रेट से 1.5 को माइनस करके जो रेट आएगा वो यहाँ पर उतना इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। एलिजिबल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस फंड से करी जा सकती हैं, तो यहाँ पर मिशंस और प्रोग्राम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हैं उस सारे मिशन एंड प्रोग्राम्स में यहाँ से पैसा लिया जा सकता है। बेसिक सर्विसेज जैसे कि सीवेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, ये सारे यहाँ पर इनको प्रायोरिटी मिलेगी। मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ जो प्रोजेक्ट है उसका कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम साइज़ 5 करोड़ तक का हो सकता है और मैक्सिमम 100 करोड़ तक का हो सकता है। अब ये जो है नोडल एजेंसी कौन होगी, तो जो हमारी स्टेट्स हैं उसकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, वही इसका नोडल एजेंसी होगी। दूसरे फीचर्स की बात करें तो जो फंडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, मेंटेनेंस का, उसके लिए यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। क्या आप कहें कि भैया हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमें मेंटेनेंस करना है, इसमें हमको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो नहीं मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करना इसमें होगा। हाउसिंग, पावर, टेलीकॉम, रोलिंग स्टॉक यानी कि बसेस है, ट्रैम्स है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी। कि आप बोले कि हम हाउसिंग के लिए पैसा ले रहे हैं, पावर के लिए, टेलीकॉम के लिए, बस के लिए, रोड के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलेगा। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 7 सालों के भीतर क्या करना होगा, रिपे करना होगा, जिसमें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया गया है। बोरोइंग जो है स्टेट्स के द्वारा वो कैसे गवर्न होंगी, क्या वही कोई इस पे गवर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हाँ ये गवर्न हो रही है अंडर द आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो स्टेट्स के बोरोइंग है क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्टेट्स का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है अंडर आर्टिकल 293।
अब ये जो UIDF ये क्यों बनाया, क्या इसकी नीड थी? तो नीड ये थी कि हमको जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमको सिटीज़ और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनको इंक्लूसिव बनाना है, उनको सेफ बनाना है, रिजिलियंट बनाना है और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी बनाना है। टाउन प्लानिंग को हम प्रमोट करना चाहते थे। स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा जिससे कि अर्बन प्लानिंग में रिफॉर्म्स लाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, ऑब्वियसली ये जो फंड है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव किया ही जाएगा। इनसे क्या होगा कि जो हमारी स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं वो क्या होंगी, वो मेजर हब बन जाएंगी और मेजर प्रोड्यूसर बनेंगी टेक्सटाइल्स की। नेक्स्ट है कि जो अर्बन कंजेशन है इसको भी रिड्यूस करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि तो अर्बन एरिया में लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर हम क्या करें कि उस एरिया को और ज़्यादा हम क्या कर सकें, अच्छा कर सकें, उसके आसपास का एरिया भी हम अर्बन एरिया बना सकें, तो लोग जो है मेन सिटी में मूव करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अपने टाउन एरिया में ही अर्बन एरिया जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है वो और ज़्यादा डेवलप हो पाएंगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये है क्या, क्योंकि यही तो है जिसने ये फंड क्रिएट किया है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है ना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंडर बनी है, 1988 में बनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्यों बनाई गई है? जिससे कि जो मार्केट पोटेंशियल्स हैं उसका हम यूज़ कर सकें, उसको हम प्रमोट कर सकें, हाउसिंग नीड्स जो हैं उनको हम सर्व कर सकें, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करें RIDF यानी कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये कब बना था? देखो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तो अब बना है जाकर, ठीक है, 2023 में। लेकिन अगर हम रूरल की बात करें ना तो ये 1995 में बन गया था, मतलब बहुत पहले ही ये ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको फाइनेंसिंग करनी है, इसको नाबार्ड मैनेज करता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि रूरल वाला जो है ना उसको नाबार्ड देख रहा है, ठीक है, और जो अर्बन वाला है उसको NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक देख रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत नेट की। तो भारत नेट क्यों है चर्चा में, पहले ये देख लेते हैं कि भैया न्यूज़पेपर में ये कवर हुआ था कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही पब्लिश हो गया है, नहीं नहीं। देखो, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, ET टेलीकॉम ने भी इसको कवर किया है। मतलब हाँ, ये था तो चर्चा में है। चलो जानते हैं तो ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि हमारे जो कैबिनेट है, देखो द हिंदू में क्या लिखा गया है कि जो कैबिनेट है इसने 1.39 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं, किसके लिए? भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि गवर्नमेंट ट्विक्स भारत नेट क्लियर्स 1.39 लाख करोड़ फॉर लास्ट मील ब्रॉडबैंड लिंक। यानी कि हाँ, ये था तो चर्चा में और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलो, तो समझ में आ गया कि 1.39 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो असाइन किए गए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए हमारी सरकार द्वारा। ठीक है, तो अच्छा, और जाने हम? हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी है उसको हम चेंज करेंगे, फाइबर कनेक्शंस देंगे लास्ट मील तक। लास्ट मील का मतलब क्या है कि जो ऐसे एरिया जहाँ पर आज तक नेट नहीं पहुँच पाया है उन तक हम क्या करेंगे, अब नेट को पहुँचाएंगे, इंटरनेट को पहुँचाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प से लास्ट मील फाइबर कनेक्शंस प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, जो VLEs हैं यानी कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको हम उद्यमीज बोल रहे हैं, वो फाइबर कनेक्शंस जो हैं वो हाउस होल्ड्स तक लेकर जाएंगे। और इनमें क्या होगा, अब ये जो हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको भी कुछ चाहिए होगा। हाँ, ये यहाँ पर 50% रेवेन्यू लेंगे, तो 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर ये घर घर क्या कर पाएंगे, फाइबर कनेक्शंस प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो स्पीड है वो बढ़ाना चाह रही है कि लगभग 6,40,000 विलेजेस को अगले आने वाले 2 सालों में हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो इसमें जो हमारा काम चल रहा है वो और ज़्यादा स्पीड में हो पाएगा। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
अब जैसे हम जानते हैं कि अगर हम कोई कनेक्शन लेते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो क्या होता है, इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, भाई मॉडेम चाहिए होता है, राउटर चाहिए होता है, केबल चाहिए होती है। तो ये सारी जो चीज़ें चाहिए हैं उसका खर्चा कौन बेयर करेगा, सरकार बेयर करेगी। ठीक है, उसका खर्चा सरकार बेयर करेगी। रूरल एंटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ क्या करेगा, वो मेंटेनेंस देखेगा, ऑपरेशंस देखेगा होम कनेक्शंस के। जैसे कि अगर कंज्यूमर कंप्लेंट्स आती है कि भैया फाइबर कट हो गया है, कि भैया हमारी जो केबल है वो टूट गई है, राउटर काम नहीं कर रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कौन देखेगा, वो तो हमारा ब्लेज एंटरप्रेन्योर ही देखेगा। बट ये जो इनिशियली जो पैसा लगता है कनेक्शन प्रोवाइड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, वो कौन बेयर करेगा, वो हमारी सरकार बेयर करेगी। भारत नेट के लिए अगर हम बात करें तो ऐसा जो हमारा पैकेज है, जो पैसा जो अभी लगाया गया है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं 1.39 लाख करोड़ रुपए साइन किए गए हैं, तो ऐसा तीसरी बार हुआ है। 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर जो है पैकेज दे दिया गया था। एक 2017 में भी ये पैकेज जो है दिया गया था। ठीक है, 2 फेजेस में, फिर 2017 में दिया गया, फिर 2021 में दिया गया और अब 2023 में दिया गया है। तो भारत नेट के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, तो क्या है ये भारत नेट? देखो कुछ कुछ तो हमको समझ में आ गया जो ये प्रोविजंस देखकर, लेकिन है क्या, चलो इसको भी जान लेते हैं क्या है ये। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जिस भी स्कीम के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो वैसे तो आपको इतना पता होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार इसको बता चुकी हूँ, जो अलग अलग मैगजीन्स आती हैं उनमें कवर किया है, बट फिर भी आज फिर से बता दे रही हूँ। सेंट्रली सेक्टर्ड जो है, सेक्टर्ड, ठीक है, और स्पॉन्सर्ड, दो इस तरीके की स्कीम्स होती हैं। तो सेक्टर्ड स्कीम में क्या होता है कि जितना भी पैसा उस स्कीम में लगेगा वो पूरा का पूरा 100% जो फंडिंग होगी वो हमारी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये हो गया सेक्टर्ड। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि जो पैसा लगेगा उसमें कुछ शेयर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ शेयर होगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। ठीक, अच्छा पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस ये है कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, जो हमारा हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि वाईफाई लगवा रहे हैं, तो वो वाईफाई जो है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, तो ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो कि BSNL में मर्ज हो गया था 2022 में, यही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। फंडिंग यहाँ पर कहाँ से आ रही है? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से यहाँ पर फंडिंग आ रही है। सिग्निफिकेंस क्या है इस भारत नेट का? तो भारत नेट की बात करें तो ब्लेज मॉडर्न हो जाएंगे। ऑब्वियसली ब्लेज में जब नेट चलेगा तो क्या होगा, डिजिटल ब्लेज बन जाएंगे ना। जब वहाँ पर नेट होगा तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, बहुत काम हो सकते हैं। तो इससे ब्लेज हमारे मॉडर्न हो जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या होगा, फार्मर्स अवेयर होंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे, तो एग्रीकल्चर भी और ज़्यादा प्रमोट होगा और बेटर भी होगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेटर हो जाएंगी क्योंकि इससे क्या होगा, मेडिकल सर्विसेज जो है वो हमको एट डोर मिल सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कई बार हम देखते हैं ना कि ऑनलाइन, एक तो पहली चीज़ ऑनलाइन हमको क्या होगा, कंसल्टेशन मिल सकता है एक एक्सपर्ट से। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो मेडिसिन है वो भी मंगा सकते हैं और एट डोर हमको उसकी डिलीवरी भी मिल सकती है। ठीक है, फिर क्या है कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे कि अभी इसकी जो एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं, मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ और आप कहीं पर भी हैं इंडिया में, इवन इन दी वर्ल्ड, ठीक है, आप कहीं पर भी इस वीडियो को एक्सेस करके पढ़ रहे हो, राइट। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो फिजिकल जाकर क्लास अटेंड करनी है, फिर उसमें जाकर हम पढ़ाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि देखो एक एरिया में अगर आप इंस्टीट्यूशन को खोलते हैं अपने, तो उस एरिया के आसपास के ही बच्चे वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा जो है जो दिल्ली में बैठा हुआ है तो वो जाकर आसाम में पढ़ाई करेगा, नहीं हो पाता है ना, राइट। या तो आप स्पेसिफिकली वहाँ इसी काम के लिए जाएँ। अब डेली आप अप डाउन तो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे ना कि आसाम जाएँ फिर दिल्ली, दिल्ली से आसाम, सुबह शाम यही करते रहे, नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए यहाँ पर जब ऑनलाइन जब क्लासेस आ गई, तो चाहे आसाम में बैठे हो, अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो, नागालैंड में बैठे हो, या फिर त्रिपुरा में बैठे हो, आप कश्मीर में बैठे हो, या फिर कन्याकुमारी में हो, कहीं से भी एक्सेस करके आराम से पढ़ सकते हो अपने घर पर बैठकर। तो ये इससे क्या होगा, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। इवन आप क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं उनकी नॉलेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उनकी आप
क्योंकि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो फैकल्टी है बस वही जो पढ़ा रहा है वही आप पढ़ सकते हैं। बट इवन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो टीचर है इसकी पढ़ाने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करके दूसरा देख लेते हैं। आप दूसरे टीचर की पढ़ाई देख सकते हो कि वो कैसे पढ़ा रहा है, तीसरे को देख सकते हो, चौथे को देख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में चॉइस है, जो जिसकी टीचिंग स्टाइल आपको सूट करता है आप उससे पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये सब फायदे किसके हैं भाई, इंटरनेट के हैं, राइट। अच्छा, अगर भारत नेट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है मेंस में, तो आपको डेटा देना होगा। उसके लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हो, भारत नेट की अगर बात करें या फिर इंटरनेट की बात करें तो ये डिजिटल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कहीं पर भी डेटा आप यूज़ कर सकते हैं कि 58% जो रूरल टेली डेंसिटी है हमारी, ठीक है, तो यानी कि जो लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं उसमें 58% अब हो गया है विलेजेस में। नेक्स्ट है कि 816 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस अब तक हो पाए हैं इंडिया में, और इंडिया की रैंक देखें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में तो वो है 61, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं और अपना जो आंसर उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब भारत नेट को भी इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगा रहा है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले एक जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन रखी गई थी कि भाई 2019 तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काम तो अभी भी चले जा रहा है, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए वही बहुत कम है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है ग्राम पंचायत में, जैसे कि हम प्रोटेक्टेड स्पेस वहाँ पर होना चाहिए, पब्लिक जो पावर सप्लाई है वो होनी चाहिए। भाई इंटरनेट कनेक्शन तो हम दे देंगे, केबल भी लगा देंगे, राउटर भी लगा देंगे, मॉडेम भी लगा देंगे, लैपटॉप भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, बट इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि भैया बिजली तो हो। बट ये सारी चीज़ें दे दी बट बिजली ही नहीं है तो सारा काम खत्म, ठीक है, क्योंकि बिजली तो चाहिए ही ना, वही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पावर सप्लाई जो है उसकी कमी देखने को मिल जा रही है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत हाई इसलिए हो गई है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने में समय बहुत लगा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट बहुत हाई होती जा रही है, यूटिलाइजेशन काफ़ी लो हो रहा है। तो मार्च 2022 तक अगर हम देखें तो सिर्फ 27% जितने विलेजेस को हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन विलेजेस को हम जो है ये कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, उसमें सिर्फ 27% ही विलेजेस ऐसे हैं जिनको हम कनेक्शन प्रोवाइड करवा पाए हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो विलेज ऑफिशियल्स बहुत सारे कंप्लेंट कर रहे हैं कि कभी केबल टूट जा रही है, कभी राउटर काम नहीं कर रहा है, कभी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और जो हम रिक्वेस्ट देते हैं उसकी जो रिक्वेस्ट पर लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, सर्विस रिपेयर नहीं हो पा रही। तो ये सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो मेजर पोर्ट्स जो है उनकी फंक्शनिंग को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर हमने देखा है 2023 में पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन बना था, तो हम ये जो पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे हैं, एयरप्लेन हैं, इन सबको बहुत इग्नोर करते हैं कि अरे इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कोई एसएससी का पेपर थोड़े जो पोर्ट्स के नाम पूछे जाएंगे। लेकिन देख लो उठाकर 2023 का पेपर पूछा गया है, पोर्ट्स से ही क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको छोड़कर आए या फिर गलत करके आए, क्योंकि पोर्ट्स को तो बहुत इग्नोर किया कि एसएससी का पेपर देने नहीं जा रहे हैं भाई, यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, पोर्ट्स के बारे में बात नहीं होगी। लेकिन बात तो वहाँ हो गई, इसीलिए हर चीज़ को वैल्यू दो, क्या पता कौन सी चीज़ पूछ ली जाए पेपर में, ठीक। चलो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्यों है चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर पे, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है, और ये रिपोर्ट जो दी है इससे पहले वो 351 रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुका है। ये 352वीं रिपोर्ट थी, यानी कि 352nd रिपोर्ट ये थी। और ये रिपोर्ट किस पर थी कि जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं कंट्री में वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो इंडिया में पोर्ट्स की हालत कैसी है, पोर्ट्स क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं, कौन से मेजर कौन से माइनर, सब कुछ जानेंगे। चलो, तो इंडिया में जो पोर्ट्स हैं वो दो तरीके के हैं, ठीक है। तो जो पोर्ट्स हैं उसको हमने दो तरीके के पोर्ट्स के रूप में क्लासिफाई कर रखा है। किस तरीके से हमने कौन से बेसिस पर डिवाइड किया है, तो किस तरीके का जो ट्रैफिक है वो हैंडल करा जा रहा है इन पोर्ट्स के ज़रिए, उस बेसिस पर हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है। एक है मेजर पोर्ट्स, दूसरे हैं माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स जो है इनको एडमिनिस्टर कौन करता है, इनको एडमिन किया जाता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको कौन संभाल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें माइनर पोर्ट्स की, तो माइनर पोर्ट्स जो हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंडर, और ये कंकरेंट लिस्ट में
आते हैं। इंडिया में बात करें तो मेजर पोर्ट्स तो 12 हैं, ठीक है, और नॉन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 213 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। अब 213 नॉन मेजर पोर्ट्स तो हम याद नहीं कर सकते, बट ज़रूर हम ये 12 मेजर पोर्ट्स तो याद कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लें, हाँ कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में, यहाँ पर हमें दिख सकता है, गुजरात में है। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। तो ये दो पोर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। फिर है मोरमुगांव, ये कहाँ पर है? गाँव, गोवा, ठीक है, तो गोवा में है। मैंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कोची केरला में है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पोर्ट्स हैं हमारे, ये पोर्ट्स कौन से सी में एक्सेस दिला रहे हैं, कौन से पानी में हम यहाँ से जाएंगे, तो अरेबियन सी में जाएंगे, ठीक है, अरेबियन सी में जाएंगे। दूसरी चीज़ कि कौन सा पोर्ट कौन सी स्टेट में है, ये याद रख लेना है। फिर आपको याद रखना है कि कौन सा पोर्ट जो है वो किस साइड है, इंडिया के कौन सी साइड है, वेस्टर्न साइड है या ईस्टर्न साइड है, ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ईस्टर्न साइड है वो कौन कौन से, तो देखो कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इन्नौर, ठीक, जिसको हम कामराजार पोर्ट कहते हैं, और ये पोर्ट जो है ये पूछा गया था, राइट। फिर चेन्नई पोर्ट, टूटिकोरिन जो है उसको हम बोलते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। तो ये सारे पोर्ट जो है इनको एक बार आप ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ पर है, कौन सी साइड है, कौन सी नेचुरल है, ये सारी चीज़ याद रखनी है। अभी जो इंडिया में पोर्ट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इनका अगर हम टर्न अराउंड टाइम देखें तो टर्न अराउंड टाइम यानी कि एक जो वेसल है, जो हमारा एक जो शिप है, उसने कितना समय व्यतीत किया है कि जहाँ से वो गया वहाँ से फिर वापस आने में कितना कितना टाइम लगा है, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और ये जो है अब ये 52 घंटे बचा है। पहले 94 आवर्स लगते थे कि जहाँ गया है फिर वापस वहाँ पर आने में, उसको 94 आवर्स लगते थे, अभी सिर्फ 52 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जो है बहुत बड़ा है। कंटेनर जो जाते हैं, कंटेनर को हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत बड़े हैं। पहले 555 मिलियन टन थे, अब ये 796 मिलियन टन हो गए हैं। कार्गो की अगर हम बात करें तो कार्गो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर से इस साल अगर हम कंपेयर करें तो 10% की जो बढ़ोतरी है वो कार्गो में देखने को मिली है। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें यानी कि 1 रुपये को कमाने में कितना रुपए हमने खर्च किए हैं वो भी कम हो गया है, ठीक है। पहले हमें 53 रुपीज़ जो हैं वो खर्च करने पड़ते थे 100 रुपये को कमाने में, लेकिन अब हमें 48 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं 100 रुपये को कमाने में, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है अब ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ये फंक्शन कर रहे हैं, अच्छा हमने देखा भी कि हाँ भैया हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस है? सबसे पहली चीज़ है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको पैसे की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेंशन्स उनको देनी पड़ रही हैं, कई सारी लायबिलिटीज़ और हैं जो उनको पे करनी पड़ती हैं, जिस वजह से खुद के पास इनके पैसा नहीं बच पा रहा है। नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हैं उन और जो ये पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उनका उस कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ 49% ही हो रहा है। वो 100% उनका जो पोटेंशियल है उसका सिर्फ 49% ही यहाँ पर उनके रिसोर्सेज का यूज़ हो पा रहा है। फिर है कि लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट हब्स, इंडियन पोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ 25% ही इंडियन ट्रांसशिपमेंट कार्गो को हैंडल करते हैं, जिससे कि जो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लूज़ हो जाती हैं। कनेक्टिविटी चैलेंजेस भी हैं क्योंकि रेल कंजेशन है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से भी कई सारे पोर्ट्स जो हैं उन पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का वो कोलकाता पोर्ट है, जिसको अब हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। और ये अकेला ऐसा पोर्ट है जो कि मेजर रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, जो कि रिवर पर ये क्या करता है, रिवर से कनेक्शन बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कि मुंबई पोर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है। कामराजार पोर्ट जो है, जिसको हम एननौर पोर्ट भी बोलते हैं, ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है और ये एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। और ये पॉइंट जो है यही पूछा गया था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 2023 में तो ये पूछा गया था, बिल्कुल यही पॉइंट पूछा गया था। अच्छा,
हमने क्या क्या एफ़र्ट्स किए हैं, ये जो पोर्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ हमने एफ़र्ट्स किए हैं? हाँ, बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हैं। जैसे कि जो मॉनिटरिंग है उसको हमने इम्प्रूव किया है, सागर मंथन डैशबोर्ड को बनाया है जिससे कि रेगुलरली हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मॉनिटर कर पाएँ, फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो पोर्ट्स की उसको देख पाएँ। नेक्स्ट है कि रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है, सागर सेतु ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है जिससे कि जो शिप्स हैं उनकी हमको रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ट्रेड को फैसिलिटेट किया गया है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल जो है वो नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो ट्रेड है इंपोर्टर एक्सपोर्टर सर्विस प्रोवाइडर के बीच में वो फैसिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पोर्ट की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, सागर उन्नति जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया है और ये क्या है, ये एक डैशबोर्ड है जो कि जितने मेजर पोर्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये जांचता है। ठीक है, फिर है कि इम्प्रूव करा है हमने कनेक्टिविटी को, 101 रोड और 90 रेल लाइंस जो है वो बिछाई हैं जो कनेक्ट करती हैं मेजर पोर्ट्स से। ठीक है, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुई है। मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। क्यों है चर्चा में, देख लो, ये है चर्चा में हमारे न्यूज़पेपर्स में जैसे द हिंदू, ठीक है, और मनी कंट्रोल जैसी जो हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर है उसमें ये कवर हुआ। द हिंदू में इसको कवर किया गया है जिसमें बोला है कि 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि एक स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के 3/4 जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, इरिगेशन सोर्सेस हैं, वो कैसे रन हो रही हैं, वो रन हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। चलो फिर जानते हैं इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसने 6th सेंसस रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है। हमारी जो इरिगेशन स्कीम्स है, माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, इसमें 6th सेंसस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है, रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और इसमें अब हम जाने कि भैया ये माइनर इरिगेशन होता क्या है, जिसकी अभी हमने सेंसस की है और 6th सेंसस की जो रिपोर्ट है वो अभी रिलीज़ हुई है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि ये जो माइनर इरिगेशन ये है कौन सी चिड़िया। चलो जानते हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया में हैं वो 3 कैटेगरी में हमने क्या कर रखे हैं, कैटेगराइज कर रखे हैं। मेजर है, मीडियम है और माइनर है। और अभी बात हो रही है माइनर की। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है कि जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड को क्या कर सके, कल्टीवेट कर सके। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि 10,000 से कम हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट करते हो बट 2,000 से ज़्यादा होने चाहिए। और ऐसी लैंड जो कि 2,000 से कम है, 2,000 हेक्टेयर से कम है, उसको जो हम इरिगेट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं इसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, सरफेस वाटर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। वहीं पर अगर मेजर और मीडियम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ सरफेस वाटर का यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा माइनर इरिगेशन सेक्टर है उसको पूरी की पूरी तरीके से कौन इम्प्लीमेंट करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, फिर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम जो है राशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स, इसको लॉन्च किया गया था 1987 में। उसके बाद में ये सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम जो है उसका पार्ट बन गई और उस स्कीम का नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो हमारी स्कीम है रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो माइनर इरिगेशन सेक्टर है इसका हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल डेटाबेस को मेंटेन करके रखना है जिससे कि हम बहुत अच्छी शानदार सी प्लानिंग कर सकें और पॉलिसीज़ को बना सकें। 6th सेंसस जो है अभी हमारा हुआ है जिसके लिए ही हम ये पूरी कथा पढ़ रहे हैं भाई, तो ये जो 6th सेंसस हुआ है ना इसको कंडक्ट किया गया है अंडर दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नाम है इरिगेशन सेंसस, और इसी इरिगेशन सेंसस के अंडर ये 6th सेंसस अभी हुआ है। पहला सेंसस जो है वो 1986 को रेफरेंस मानते हुए करा गया और रिपोर्ट 1993 में इसकी पब्लिश हुई थी। सेंसस क्यों ज़रूरी है, सेंसस इसलिए ज़रूरी है जिससे कि जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सके इरिगेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात की गई थी कि हम जो है मेजर मीडियम माइनर जो है इनको हम इरिगेशन स्कीम्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं कि भैया 10,000
हेक्टेयर की जो कल्टीवेबल कमांड एरिया होना चाहिए, या फिर 2000 होना चाहिए, फिर 2000 से कम होना चाहिए। तो ये बात की जाए कि अब ये कल्टीवेबल कमांड एरिया कौन सी चिड़िया आ गई। अभी हमने इरिगेशन की बात की, माइनर इरिगेशन की बात की, उस चिड़िया को समझा, तो ये दूसरी चिड़िया आ गई। ये कौन सी चिड़िया, चलो जानते हैं। तो यहाँ पर कल्टीवेबल कमांड एरिया की बात करें तो ये वो एरिया है जो कि फिजिकली इरिगेट किया जा सकता है इस स्कीम के अंडर, और वो इरिगेट करने के बाद में फिट हो जाए कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं कल्टीवेबल कमांड एरिया। कैटेगरीज क्या हैं, ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स है इसकी कैटेगरीज क्या हैं। तो पहला है ग्राउंड वाटर स्कीम, दूसरा है सरफेस फ्लो स्कीम। ग्राउंड वाटर स्कीम में क्या है कि जिसमें हम कुएं खोदते हैं, बोरवेल्स करते हैं, बोरिंग होता है ना, वो करते हैं, शैलो ट्यूब बनाते हैं, शैलो ट्यूबवेल्स बनाते हैं, मीडियम ट्यूबवेल्स बनाते हैं, डीप ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स आई थिंक आप लोगों ने देखी ही होंगी अपनी लाइफ में, राइट। तो ये जो ट्यूबवेल्स है, चाहे वो शैलो हो, चाहे मीडियम हो, चाहे डीप ट्यूबवेल्स हो, जहाँ पर क्या होता है, ट्यूबवेल्स में क्या होता है कि ग्राउंड से तो पानी आ रहा होता है निकल कर पंप से, राइट। तो वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर आ रहा है, इसलिए ग्राउंड वाटर स्कीम में आएगा। कुएं हैं, कुएं में क्या होता है, कुएं खोदने पर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, ग्राउंड से तो आ रहा है, तो ग्राउंड वाटर हो गया। तो ये सारी ग्राउंड वाटर स्कीम में आएंगी। वहीं पर सरफेस फ्लो स्कीम की बात करें, जहाँ पर टैंक्स बनाए जा रहे हैं, चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, या फिर जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, इससे क्या होता है कि कंजर्व किया जा रहा है और ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज किया जा रहा है, उस तरीके का हमने कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाया है तो वो इस स्कीम में कवर होगा सरफेस फ्लो में, ठीक है। अब ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम है इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इससे होता क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज को हम कर सकते हैं, ठीक है। जो हम सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी फील्ड्स में भी। गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो सब्सिडीज़ के फॉर्म में दिया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, इन सब में सब्सिडीज़ मिल रही हैं। वाटर यूज़ इफ़िशेंसी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और जो वाटर है उसकी वेस्टेज भी अब कम हुई है। अब ये जो रिपोर्ट है, हमने बात की 6 सेंसस आया है, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बात की गई है, तो फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो 6th माइनर इरिगेशन स्कीम है इसकी के अंडर पहली बार वाटर बॉडीज़ का भी सेंसस हुआ है, और 2017-18 इसमें रेफरेंस ईयर रही है, ठीक है। फिर माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात करें तो 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं जो कि कंट्री में चल रही हैं, मतलब बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। 94.8% माइनर इरिगेशन स्कीम्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर बेस्ड हैं, 5.2% जो सरफेस वाटर स्कीम्स हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, देन मध्य प्रदेश का नंबर है, उसके बाद में तमिलनाडु का नंबर है। डग वेल्स जो है उसमें हाईएस्ट शेयर देखने को मिलता है इस माइनर इरिगेशन स्कीम्स में, उसके बाद में शैलो ट्यूबवेल्स लगती हैं, फिर मीडियम ट्यूबवेल्स, उसके बाद में डीप ट्यूबवेल्स। लेकिन ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं इसमें भी इश्यूज़ है, हर जगह इश्यूज़ हैं, यहाँ पर भी हैं। जैसे कि बात करें, अब ये हमने बात की ग्राउंड वाटर जो है 94% जो भी हमारी इरिगेशन हो रही है, माइनर इरिगेशन हो रही है, वो ग्राउंड वाटर से हो रही है। अब इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हद से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है, और इससे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्वायरमेंट पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है, और ज्योग्राफी, हमारी जियोलॉजी है उसमें भी हम देख रहे हैं कई सारे रिजल्ट इसके देखने को मिल रहे हैं। ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी है वो टेक्निकली फीजिबल नहीं है नॉन एलुवियल ट्रैक्ट्स में, क्योंकि अब जो बात की जाए लगभग 70% इंडियन लैंडमास नॉन एलुवियल ट्रैक्ट्स ही है, और वहाँ पर ट्यूबवेल जो है वो काम नहीं करती। प्राइवेट ओनरशिप जो है माइनर इरिगेशन स्कीम्स का, इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो क्या होता है, उसमें लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं हो पाता। ज़्यादातर जो क्लाइमेट चेंज है उसका यहाँ पर, जैसे कि ड्रॉट की बात करें, उसका यहाँ पर असर देखने को पड़ता है, और इससे रिजर्वायर की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। टॉकिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों है चर्चा में। तो अभी क्या हुआ है कि ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है, ये जो बिल है अब एक्ट बन चुका है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी है। तो ये जो है अमेंड हुआ है, इसने अमेंड किसको किया है, ये जो नया बिल है इसने पुराने जो एक्ट है उसको अमेंड किया, जिसका नाम था ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। ठीक है, ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट और रेगुलेशन किस तरीके से होगा जो मिनरल
मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, या फिर जो हमारा पानी है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम बात करें पानी, चाहे वो हमारा टेरिटोरियल जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर जो हमारे मिनरल्स मिलते हैं उसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे, उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, डेवलप करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर हम कैसे देखेंगे, ये सारे प्रोविजंस हमें इस एक्ट में मिलते हैं। ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। ऑफशोर माइनिंग जो है ये होता क्या है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिनरल डिपॉजिट्स को डीप सी बेड से, मतलब कि 200 मीटर, समुद्र की 200 मीटर नीचे से हम क्या करते हैं, निकाल कर लेकर आते हैं मिनरल्स को, उसको हम बोलते हैं ऑफशोर माइनिंग। क्या ये हमने ऐसे ही पढ़ लिया कि ये था न्यूज़पेपर में, था कि न्यूज़पेपर में ये चीज़ कवर हुई थी कि नहीं हुई थी? तो देख लो, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों की दोनों हमारे न्यूज़पेपर में ये कवर हुई है। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट तो है। चलो फिर ये जो एक्ट है, हमने देखा कि ये जो एक्ट है इसने क्या किया है, प्रीवियस एक्ट को अमेंड किया है। तो दोनों ही एक्ट में क्या चेंजेस हैं, चलो जानते हैं। पहली चीज़ स्पेयर की बात करते हैं, तो 2002 वाला जो हमारा एक्ट है उसको कंपेयर कर रहे हैं 2023 वाले से। तो लाइसेंस की बात करें तो 2002 में बात करें तो अलग अलग लाइसेंसेस थे, रिकॉनेंस के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग लाइसेंसेस लेने ज़रूरी थे। वहीं पर अब हमने अमेंड करके क्या कर दिया है कि सिर्फ एक लाइसेंस लेना होगा जिसमें आप एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। तो आप चाहे एक्सप्लोर करें, चाहे प्रोडक्शन करें, चाहे दोनों काम करें, आपको एक ही लाइसेंस लेना है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है वैलिडिटी क्या रहेगी, तो 30 साल तक जो है प्रोडक्शन लीज दी जाती थी, जिसको अगले 20 साल तक हम रिन्यू कर सकते थे 2002 के एक्ट के मुताबिक। वहीं पर अब बात की जा रही कि जो हमारा यहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी कितनी है, 50 साल की है, ठीक है। ऑक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2002 में क्या था, कंसेशंस जो है वो मिलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के ज़रिए। वहीं पर 2023 की बात करें तो 2023 में 2 तरीके के ऑपरेटिंग राइट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। कॉम्पिटिटिव बिडिंग की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि जो राइट्स हैं उनको 2 तरीके से दिया जा रहा है, एक तो प्रोडक्शन लीज दी जा रही है, दूसरा कंपोजिट लाइसेंस भी दे रहे हैं। माइनिंग जो है रिजर्व एरिया में, तो 2002 में कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो रिजर्व कर सकती है ऑफशोर एरियाज़ को, ठीक है, कि वहाँ पर कोई भी और जो पर्सन है वो वहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर 2023 में कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो ग्रांट कर सकती है कंपोजिट लाइसेंस उस एरिया में भी जो हमारे गवर्नमेंट है उसको, या गवर्नमेंट की कंपनी को भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लाइसेंस दे सकती है। 2023 का एक्ट जो, इसमें नए प्रोविजंस क्या हैं, तो एटॉमिक मिनरल्स की भी हम माइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग होगी वो किसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज को ही यहाँ पर माइनिंग दी जाएगी। ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है फंड्स को मैनेज करेंगे अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट जो है ये मैनेज किया जाएगा अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और नॉन लैप्सेबल होगा। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि लैप्सेबल होगा, तो आपको कहना नहीं ये लैप्सेबल नहीं है, ये नॉन लैप्सेबल है, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट किया गया है और हमने देखा काफ़ी भारी भरकम चेंजेस इसमें हुए हैं जो कि हमें देखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहे हैं, बट ये इसकी नीड क्या थी, तो नीड ये थी कि ऑफशोर मिनरल वेल्थ जो हमारी इंडिया के पास है, क्योंकि हमें पता है इंडिया के पास बहुत सारी लंबी एक कोस्ट लाइन है, बहुत सारा जो है पानी हमारे पास में है, ठीक है, एक साइड पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है और कई सारी रिवर्स हमारे पास में है। तो ये जो हमारे मिनरल्स हैं, ऑफशोर मिनरल वेल्थ है, इसको हम क्यों ना यूटिलाइज़ करें। इसके यूटिलाइज़ के लिए हमें चाहिए था कि हम ये अमेंडमेंट करें, क्योंकि कोई माइनिंग एक्टिविटी जो है वो ऑफशोर एरियाज़ में अभी तक हुई नहीं है और जो इतना वेल्थ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करना था, तो उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए भी ज़रूरी था कि अमेंडमेंट लेकर आएँ। और जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, उसी के लाइन्स पर हमने क्या किया है, इसको लेकर हम आए हैं, ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं, ठीक है। ऑफशोर मिनरल वेल्थ इंडिया में है कितनी, चलो ये जाने। तो इंडिया की जोग्राफिकल पोजीशन हमने ऑलरेडी देखी कि लंबी सी कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर की, ठीक है, जिसमें 9 कोस्टल स्टेट्स और 4 यूटीज़ भी हैं। इंडिया की जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैली हुई है, ठीक है। अब बात करें मिनरल रिसोर्सेज की, तो जो लाइम मड है वो
हमारे जो गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट हैं वहाँ पर लाइम मड मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि केरला कोस्ट की, तो वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन ग्रेड का सैंड मिल जाता है। हैवी मिनरल के जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं वो हमें इनर शेल्फ और मिडल शेल्फ में मिलते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की साइड में। फॉस्फोराइट जो है हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर मिलता है। पॉलीमेटालिक फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स और क्रस्ट जो है वो अंडमान सी और लक्षद्वीप सी में मिलते हैं। लेकिन इस एक्ट से कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे कि बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो मरीन इकोसिस्टम है वहाँ पर हम माइनिंग करने लगेंगे तो क्या होगा कि उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। नॉइज़ है, मरीन पॉल्यूशन है, ये फैलेगा और उससे जो है हमारे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्थ पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो लाइवलीहुड जो है ऐसे लोगों की जो उस पर सी पर डिपेंडेंट है, जैसे फिशरमैन है, वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। अब वहाँ पर तो माइनिंग चल रही होगी तो वो मछलियाँ कहाँ पकड़ेंगे, और मछलियाँ तो ऑलरेडी दूर चली गई होंगी या फिर वो उनकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग हो रही है और इससे उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो हमारे जो फिशरमैन हैं उनकी लाइवलीहुड पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात करें तो जो ऑफशोर मिनरल्स हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑनशोर मिनरल्स को निकालने की बात करें तो उससे बहुत कॉस्टली पड़ेगा अगर हम ऑफशोर मिनरल्स को निकालेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ को इसमें प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है। हमने देखा कि कई सारी जो जगह हैं, कई सारे जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ को ही लाइसेंस उसको निकालने का मिलेगा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। क्यों है न्यूज़ में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि हम एक नए कैटेगरी का वीज़ा बना रहे हैं, इसका नाम होगा आयुष वीज़ा। तो जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो फॉरेनर्स हमारी इंडिया में आते हैं आयुष ट्रीटमेंट्स को लेने के लिए, तो उनको हम क्या करेंगे, आयुष वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिससे कि मेडिकल और जो वेलनेस टूरिज्म है इंडिया में वो बढ़ेगा। तो एक नया चैप्टर है दैट इज़ आयुष वीज़ा, वो हमने मेडिकल वीज़ा मैनुअल में ऐड कर दिया है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो आयुष जो है वो क्या है, एक ट्रीटमेंट का तरीका है हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो उसमें हम आयुष वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो अमेंडमेंट्स है वो हमने किए हैं वीज़ा मैनुअल में, जो वीज़ा मैनुअल 2019 में बनी थी उसमें हमने कई सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। इससे जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है इंडिया में वो बढ़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और ज़्यादा आएंगे। आयुष क्या है, आयुष की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। लेकिन इसमें और बहुत सारे दूसरे भी ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम आते हैं, जैसे कि सोवा, रिक्पा। ये देखो, देख सकते हो कि जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, स्वराज जैसे कई सारी वेबसाइट्स ने इसको कवर किया है। तो हाँ, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म आखिर होता क्या है, तो मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि जब रैपिडली क्या हो रहा है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने जा रहे हैं। तो ऐसी जब हम हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने के लिए क्रॉस बॉर्डर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मेडिकल टूरिज्म है। सर्विसेज जो है वो ट्रैवलर्स कैसे कैसे सर्विसेज हमारी इंडिया में लेते हैं, तो इलेक्टिव प्रोसीजर्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो हैं उनको करवाने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। वेलनेस टूरिज्म क्या है, एक ट्रैवल है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी वेलबींग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि हम फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल वेलनेस करना चाहते हैं। अगर जैसे हम बात करें कि हम जा रहे हैं कहीं पहाड़ी इलाके पर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, चलो हमारा फ्री टाइम है, चलो घूमने चल रहे हैं। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें एक योगा सेंटर दिखा तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया। 10-15 दिन वहाँ रुके थे तो हमने वहाँ पर योगा के लेसन्स भी लिए। 10-15 दिन हमने योगा किया, जिससे कि हम जो है मेंटली काफ़ी हेल्दी फील करने लगे और फिजिकली भी हेल्दी फील करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हम घूमने तो गए थे लेकिन वहाँ पर हमने क्या किया, योगा सेशंस भी ज्वाइन किए थे और उस वजह से हमारी वेलबींग और ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो इसको हम वेलनेस टूरिज्म भी बोलते हैं। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म जो है ये वेलनेस इकोनॉमी का ही पार्ट है हमारी इंडिया में, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप भी तैयार किया है, जिससे कि मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें।
ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, वेलनेस, रियल एस्टेट, मेंटल वेलनेस, ये सारी चीज़ों हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जो है 2020 में $4.4 ट्रिलियन तक की इसमें हमारी कमाई हुई है। डेटा बैंक की बात करके अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कह सकते हैं, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि 56 मिलियन ट्रिप्स जो हैं वो ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो हुई हैं, जिसमें हमारी रैंक जो है 7th आई है। ठीक है, और $70 बिलियन जो है वो हमने एस्टिमेट किया है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री से हम ग्रो कर पाएंगे। अब ये जो मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म है इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो इस जो डिमांड है वो बढ़ती हुई जा रही है वेलनेस की, अल्टरनेट क्योर्स की। इंडिया जो है वो उसकी एक यूनिक ही पोजीशन है और जिसमें हम मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आयुष के जरिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डिमांड जो है कंट्रीज़ की अंडर डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ में, तो वो यहाँ पर हम पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हमने कर दी है जिससे कि लोग आसानी से हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। डिमांड है कंट्रीज़, जो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है इस आयुष के लिए, और आयुष जो है ये हमारी इंडिया में बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये भी जो है ये टूरिज़्म में भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि रीजनल कॉम्पिटिशन भी हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ इंडिया में ही ये जो मेडिकल और वेलनेस टूरिज़्म नहीं है, बल्कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ भी इसको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रही हैं। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है, हमको इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस कहीं से नहीं मिल पाई है अभी भी। रिलेटिवली हम स्मॉल नंबर ऑफ जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हमारी इंडिया में हैं। ये क्या होता है, तो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स जो हैं ये नॉन प्रॉफिट यूएस बेस्ड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर कंपनीज को क्या करती है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ओवरसीज़ मेडिकल केयर जो है वो इंश्योरर कवर नहीं करते हैं, ज़्यादातर मेडिकल केयर है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उसको कवर नहीं करते हैं। स्किल्ड मैन पावर की भी हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जबकि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम लेकर आए हैं जिसमें हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, नेशनल आयुष मिशन हमने चलाया, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें हम इंडिया की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिकल सेक्टर को लेकर उसको हम और ज़्यादा प्रिजर्व और प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन आयुष। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आरोग्य फेयर्स लगाए हैं, आयुर्वेदा पर्व मना रहे हैं, योगा फेस्ट उत्सव मना रहे हैं, जिससे कि जो आयुष है इसको और प्रमोट हम कर सकें। फिर है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये क्या करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बोर्ड बनाया है जिसमें हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। फिर है फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो अभी क्या हुआ है, WHO ऑर्गेनाइजेशन एंड जो हमारा WHO है और आयुष, इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज किया था गुजरात में। ठीक है, इसका एम क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसको ही हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें, लोगों को बता सकें कि हाँ भाई जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो अभी एक नया एक्ट फिर से आया है, दैट इज़ फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, तो हमारा पहले जो एक्ट है फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023 वो क्या करता है, फार्मेसी एक्ट 1948 वाले एक्ट को जम्मू कश्मीर पर भी अब अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 क्या है इसको जानते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो कि एक फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है अंडर दी जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 या फिर जिसके पास में क्वालिफिकेशंस हैं कि वो फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर हो सकता है अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948, तो वो यहाँ पर इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में भी इसको कवर किया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अंडर इसमें कहा गया है कि लोकसभा ने क्लियर कर दिया है फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 को। तो हाँ भाई, ये चर्चा में तो था, न्यूज़पेपर्स में भी ये कवर हुआ है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम बात करें फार्मेसी एक्ट 1948 की, जिसको अब हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू करने के लिए नया एक्ट 2023 में लेकर आए हैं। तो क्या है ये फार्मेसी एक्ट 1948, तो इसमें कहा गया है कि किस तरीके से जो फार्मेसी की प्रैक्टिस है, फार्मेसी में इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उसको
उसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लेकर हम आए हैं। इसमें कहा गया कि अगर फार्मेसी की प्रैक्टिस जो है, इसको अगर हमें फार्मेसी को प्रैक्टिस करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये कंपलसरी है कि उसको हमें रजिस्ट्रेशन में लाना होगा। मतलब क्या कि जो फार्मेसी है उसको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो। एक्ट में कहा गया है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इन सब को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वही डील करती है कि कैसे जो फार्मेसी एजुकेशन है हमारी इंडिया में वो होगी। ठीक है। पावर ऑफ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट, अब जो रजिस्टर है जिसमें एक फार्मासिस्ट ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो अब उसको अगर उसका नाम हमें को हटाना है तो यहाँ पर ये पावर किसको दी जाएगी? तो यही एक्ट पावर देता है कि जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको उसका नाम हम रजिस्टर से हटा भी सकते हैं, लेकिन 30 दिन का अपील का समय भी प्रोवाइड किया गया है। पेनाल्टीज़ भी दी जाएंगी कि अगर जो है फॉल्स क्लेम्स किए गए हैं कि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड हो ना, इस तरीके के अगर कोई क्लेम किए गए हैं तो उसमें हमको पेनाल्टीज़ भी मिल सकती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो अब एक जब भी ऐसा होता है कि इंक्वायरी बिठानी होती है तो उसका एक कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे प्रोविजंस हमारे एक्ट जो है ये फार्मेसी एक्ट 1948 उसी में प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फार्मेसी सेक्टर का क्या स्टेटस चल रहा है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मेजर सेगमेंट्स क्या हैं हमारी इस इंडस्ट्री के? तो जेनरिक ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बल्क ड्रग, वैक्सीन्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स, ये सारी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो लो कॉस्ट वैक्सीन जो है वो हम बहुत ही सस्ते में वैक्सीन जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया को, और इसके सबसे बड़े सप्लायर्स हमारी इंडिया ही है। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि हम जो है चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि फार्मा रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमें को बल्क ड्रग जो अगर चाहिए होती है ना, तो बल्क ड्रग हम नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है चाइना से। हायर कॉस्ट है हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एपीआई जो है, हम जो बल्क ड्रग है एपीआई है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम उसको इंडिया में भी बनाए ना तो इंडिया में बनाने पर उसकी कॉस्ट जो है वो 20 गुना ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए ये हमारे एक इशू है। नेक्स्ट है कि जो एपीआई है उसका प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, जो की स्टार्टिंग मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ गए हैं, सॉल्वेंट्स के प्राइस बढ़ गए हैं, इस वजह से एपीआई के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हो रही है इंडिया में, अभी भी जो है फार्मा कंपनीज हेजिटेट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। फेक प्रोडक्ट्स बहुत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एसोचैम के ज़रिए अगर हम बात करें तो फेक ड्रग्स जो है लगभग जितनी भी डोमेस्टिक मेडिसिन हमारी इंडिया में बनती हैं उसमें लगभग 25% फेक ड्रग हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रोटेक्ट करना और जो पेटेंट्स को इन्फोर्स करना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस है। कई बार हम देखते हैं कि पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट होता हुआ नज़र आता है। डेटा बैंक की बात करेंगे, कुछ डेटा जो कि अगर हम फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो जिसमें हम लिख सकते हैं, तो उसमें कहा गया है कि बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। 60% जो ग्लोबल वैक्सीन प्रोड्यूस होती हैं वो इंडिया में ही होती हैं। 70% जो WHO डिमांड है डायप्थेरिया, टिटनेस और पर्टुसिस एंड VCG वैक्सीन की वो इंडिया में ही होती है। 90% WHO डिमांड जो है वो मीजल्स वैक्सीन की इंडिया में ही जो है ये WHO जो है वो इंडिया से ही मीजल्स वैक्सीन लेता है। 20% ग्लोबल शेयर जो है वो हमारा जेनरिक मेडिसिन में देखने को मिलता है। सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? तो स्कीम लेकर आई है सरकार जिससे कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, जिसके 3 स्कीम्स हैं, जैसे कि पहली है असिस्टेंस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर कॉमन फैसिलिटीज़, दूसरी है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, एंड थर्ड वन इज़ फार्मास्यूटिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। फिर PLI स्कीम भी हम लेकर आए हैं फार्मा सेक्टर के लिए, जिसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स की, ड्रग इंटरमीडिएट्स की, APIs की, उसके लिए हम PLI स्कीम लेकर आए हैं, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI स्कीम भी हम लेकर आए हैं। बल्क ड्रग पार्क्स को भी प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में।
तो ये तो सब हमने डिटेल्ड जो हमारी न्यूज़ थी उनको कवर कर लिया है। अब छोटी छोटी न्यूज़ बची हैं उनको भी चलो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की, दैट इज़ पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है एक पायलट प्रोग्राम, किसके लिए? पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम जानें तो इससे एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है ये, जो कि ओपन आर्किटेक्चर की तरह काम करेगा। ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसमें है और स्टैंडर्ड्स हैं जिससे कि जितने फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स हैं वो सीमलेसली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। इससे क्या हुआ कि लिंकेजेस जो जैसे आधार है, ई-केवाईसी है, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इन सबको एक साथ हम लिंक कर पाएंगे और इसको डेवलप किया है आरबीआई के हमारे इनोवेशन हब ने। जो पायलट रन है ये, इसमें बात की जाती है किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स की, अप टू 1.6 लाख जो है एक बोरोर को मिल सकता है। डेयरी लोन्स मिल सकते हैं, एमएसएमई लोन्स मिल सकते हैं, वो भी बिना कोलेटरल के। पर्सनल लोन और होम लोन्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एमपी में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, यूपी में और महाराष्ट्र में। अगर अभी हम बात करें तो जो डेटा रिक्वायर्ड है क्रेडिट अप्रेजल के लिए, वो डेटा जो है अलग अलग सरकार, अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं उनके पास में ये प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे जो डिलीवरी है रूल बेस्ड लैंडिंग की, वो उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इसका बेनिफिट जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि हेल्दियर बैंक्स रहेंगी, डिलीवरी हो पाएगी क्रेडिट की बहुत ही फ्रिक्शनलेस वे में, डोर स्टेप डिसबर्समेंट हो पाएगा लोन्स का, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैग ने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रेलवेज फाइनेंसेस को लेकर प्रस्तुत की है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, रेलवेज का फाइनेंस जो है उसकी ऑडिट रिपोर्ट दी है, जिसमें इन्होंने बताया कि लगभग 36% का इंक्रीज हुआ है ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट्स में। तो फ्रेट अर्निंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेट अर्निंग हुई है और उससे ही सबसे ज़्यादा इनके जो पैसा है वो बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है। 22% जो है इंक्रीज हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब यहाँ पर कहा गया कि नई एसेट्स जो है वो क्रिएट हुई हैं, टाइमली रिप्लेस हुई हैं। रिन्यूएबल जो है डिप्लीटेड एसेट्स का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुआ है। 107% का ऑपरेटिंग रेशियो रहा है, पहले जो है 2020 में ये रहा था 97%। हायर रेशियो बताता है कि ज़्यादातर हम ज़्यादा सरप्लस जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। 75% जो टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस हैं वो हुए हैं स्टाफ कॉस्ट पर, पेंशन पेमेंट में, और जो लीज हायर चार्जेस जो हैं वो उसमें इतने सारा जो पैसा है वो खर्च हुआ है। पैसेंजर फेयर जो है वो क्रॉस सब्सिडाइज रहे हैं, जैसे प्रॉफिट्स जो ट्रेड ऑपरेशंस पर यूज़ किया गया है उसमें सब्सिडी दे दी गई है पैसेंजर फेयर्स को, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद में अंडर प्रोविजन जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का हुआ है, जिससे कि जो थ्रो फॉरवर्ड जो है वो बढ़ता हुआ चला गया है। ये कुछ चीज़ें जो है कैग ने बताई है। नेक्स्ट है महारत्न एंड नवरत्न कैटेगरी। तो दो तरीके की जो हमारी दो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, जैसे जो है ऑयल इंडिया, जो कि पहले नवरत्न कंपनी थी वो अब महारत्न बन चुकी है, और ओएनजीसी विदेश जो मिनी रत्न थी अब वो नवरत्न बन चुकी है। तो हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं इसको हमने क्लासीफाई किया है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न फर्स्ट एंड मिनी रत्न सेकेंड स्टेटस में। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एक नोडल डिपार्टमेंट है जो कि इन्हीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को मैनेज करता है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में क्या होता है, कैसे ये एलिजिबल होते हैं, इसको अगर हम जानें तो महारत्न स्टेटस दिया जाता है। अगर महारत्न बनना है किसी भी कंपनी को तो पहले उसको महारत्न की जगह पर नवरत्न होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होनी चाहिए और जिसका एनुअल टर्नओवर 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो एनुअल जो 3 साल में उसका टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए और नवरत्न होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो जाएगी महारत्न बनने के लिए। वहीं पर नवरत्न की बात करें तो उसके पास में मिनी रत्न फर्स्ट का स्टेटस होना चाहिए, एक्सीलेंट वेरी गुड रेटिंग उसको मिलनी होनी चाहिए, 5 सालों में लगभग 3 साल में तो ये रेटिंग मिलनी ही होनी चाहिए, जिसका कंपोजिट स्कोर 60 होना चाहिए, तब वो नवरत्न बन जाएगी। मिनी रत्न की बात करें तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 3 साल में लगातार उसने प्रॉफिट किया हो, प्री टैक्स प्रॉफिट जो उसका 30 करोड़ जो है 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है कि एनुअल जो नेटवर्थ है पिछले 3 साल में 15,000 करोड़ होनी चाहिए, तब वो महारत्न बन सकती है। नेट प्रॉफिट जो है 3 साल में 5,000 करोड़ होना चाहिए और सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, तब वो कंपनी महारत्न बन जाएगी, ठीक है।
और अगर जो हमारा मिनी रत्न सेकंड कैटेगरी की बात करें तो उसने 3 साल में लगातार प्रॉफिट किया हो, कंटिन्यूसली पॉजिटिव नेटवर्थ स्टेटस होना चाहिए और उसने रिपेमेंट जो किसी भी लोन का रिपेमेंट है उसमें कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, तब वो जो है नवरत्न बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट अगर हम अपने टॉपिक को कवर करें तो वो है रिपोर्ट ऑन ऑनशोरिंग इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC। तो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, दैट इज ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC। इसका एम है कि हम किस तरीके से समझ पाएँ कि जो फ्लिपिंग हो रही है कि हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो जा रही हैं दूसरे देश में रजिस्टर होने। ठीक है, आइडिया इंडिया का है, कंपनी इंडिया के, बट वो रजिस्टर दूसरी कंट्रीज में हो रही है, तो इसका क्या रीज़न है, इसको समझने के लिए ही ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि एनकरेज करेंगे स्टार्टअप्स को कि वो अब हमारी गुजरात में ही बैक आ जाएं। ठीक है, जो फ्लिप उन्होंने करा है वो वापस इंडिया में ही आ जाएं। ठीक है, और जो हमारी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स है इसको बनाया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी ने। इंडिया जो है, इंडिया में अगर हम बात करें तो USA और चाइना के बाद में तीसरी ऐसी कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया ही है। ठीक है, और हमने देखा था कि जो स्टार्टअप है वो कौन सी कंपनी स्टार्टअप होती है वो हमने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया है, तो इसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। आई होप आपने कल की वीडियो को कवर किया ही होगा। तो बहुत डिटेल में स्टार्टअप्स को लेकर हमने बात कल की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट हाइक टू कर्व इन्फ्लेशन। रेट को बढ़ाया गया है जिससे कि इन्फ्लेशन को हम कर्व कर सकें, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है, इससे रिकवरी जो है वो हर्ट होगी, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो अब इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम है जिसमें बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो हमको क्या करना है, कम करना है, जिसके लिए हम जो है इंटरेस्ट रेट का सहारा लेते हैं। इंटरेस्ट रेट को अगर हम बढ़ा देंगे तो इससे इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, और लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाएंगी। अगर रेट को कम कर देते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। और ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको इसके दायरे में रखना, दैट इज कि 2% कम से कम और 6% ज़्यादा से ज़्यादा के जो दायरा है इसमें रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें RBI ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, देख रहे हैं कि ये जो बढ़ता ही जा रहा है, 6% से ज़्यादा ही रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम और ज़्यादा टाइटनिंग कर देते हैं तो इससे GDP कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। अब RBI जो है क्यों ये इन्फ्लेशन को नहीं रोक पा रहा है, तो ये बात इसलिए भी है कि ये एक रीज़न ये है कि जो शॉर्ट टर्म सप्लाई डिमांड मिसमैच हो रहा है ये बहुत ही अनएंटिसिपेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से ये बाहर है। ये डोमेस्टिक फैक्टर्स भी, जैसे वाइट फ्लाइट डिजीज़ अभी हो गई थी टोमेटो में, हमने देखा टोमेटो में वायरस ने अटैक कर दिया, इस वजह से ये सब्जियों की प्राइस भी बढ़ते चले गए। फिर सप्लाई शॉक्स भी होते आ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जो रशिया है, यूक्रेन है, उसका वॉर हो रहा है, कभी कहीं पर अटैक हो जा रहा है, कभी कोई क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो फिजिकल मेजर्स ले सकती है। हमारी RBI अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई तो सरकार कर सकती है, कैसे, वो सप्लाई जो है उसको बढ़ा सकती है, जैसे टोमेटो है, अनियन है, उसको सब्सिडाइज रेट पे बेच सकती है, वीट और शुगर के स्टॉक्स को रिलीज़ कर सकती है मार्केट में, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है वो कम कर सकती है, जिस वजह से महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या है, तो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो का मतलब है कि एक आइडियल सिचुएशन है जहां पर हमारी इकोनॉमी स्टेडी ग्रोथ अचीव कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, और बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए वरना रिसेशन हो जाएगा। तो स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए, और जो स्टेडी ग्रोथ होती है उसी को हम गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बोलते हैं। अब गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में होता क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, GDP स्टेडली ग्रो कर रही होती है, और लो रिटेल इन्फ्लेशन होता है, इंटरेस्ट रेट भी थोड़े लो होते हैं। गोल्डीलॉक्स फेज जो है वो यूजली टेम्पररी होता है, ऐसा नहीं कि बस स्टेडी ग्रोथ हो रही तो स्टेडी ग्रोथ ही चलती रहेगी। स्टेडी ग्रोथ चलती नहीं रहती है, बस कुछ टाइम के लिए स्टेडी ग्रोथ रहती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, इकोनॉमी में रिसेशन या फिर हमारा कह सकते हैं कि बूम हो सकता है, तो ये थोड़े पीरियड के लिए ही होता है ये सिनेरियो। नेक्स्ट है उद्गम। उद्गम क्या है, तो उद्गम इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल्स। तो RBI ने लॉन्च कर दिया है एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बैंक
कस्टमर्स हैं उनको इनेबल किया जाएगा कि वो अनक्लेम डिपॉजिट्स जो हैं अलग अलग बैंक्स में, वो उनको ये फाइंड कर सकते हैं कि उनके कौन कौन से अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं और उसको एक प्लेस पे वो फाइंड कर पाएंगे। अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो हमारी सेविंग्स या करंट अकाउंट में जो बैलेंस हैं, जो कि पिछले 10 साल में हमारे जो अकाउंट है वो नहीं चल रहा है, तो उसके जो बैलेंसेस हैं, या फिर जो टर्म डिपॉजिट हैं जो क्लेम नहीं किया गया है 10 साल, उसकी मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी, तो इसको हम बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। इससे होता ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है वो प्रमोट होगी, डिजिटल एडवांसेस का यूज़ किया जाएगा जिससे कि बैंकिंग सर्विसेज और एफिशिएंट हो पाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिवाइज टाइमलाइन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेबी ने जो टाइमलाइन है आईपीओ लिस्टिंग का वो कम कर दिया है, 6 दिन से अब 3 दिन हो गया है। आईपीओ का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज़ को हम पब्लिक के लिए सेल करते हैं प्राइमरी मार्केट में, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड है कंपनीज के लिए। इससे क्या होता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और ज़्यादा बढ़ती है और इन्वेस्टर्स जो है वो क्विकली उनको कैपिटल और लिक्विडिटी मिल सकती है। अब रिवाइज जो T+3 डे टाइमलाइन है, इसमें एक दिन जो ये मैंडेटरी हो जाएगा 1 दिसंबर 2023 से। नेक्स्ट है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करे हैं रूल्स जिससे कि जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो कैसे पास्ट केन प्राइस पेमेंट्स को क्लेम कर पाएंगे। नोटिफिकेशन ने अलाउ किया है कि जो फार्मर्स को पेमेंट्स किया जाएगा जो सेंटर के एफआरपी से ज़्यादा हैं उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये कैसे किया गया है, तो जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 155 उसको अमेंड किया गया है और कहा गया है कि इससे मिल्स को लगभग 10,000 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। एफआरपी होता क्या है, तो ये मिनिमम प्राइस होता है। जैसे हमारा एमएसपी होता है, तो एमएसपी हम देखते हैं कई सारी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उस पर मिलता है, लेकिन अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन जो है वो हमें शुगर केन पर एमएसपी नहीं एफआरपी मिलता है, जो कि मिनिमम प्राइस होता है, जो कि मिल ओनर्स जो हैं उनको पे करना ही होता है शुगर केन फार्मर्स के लिए। ये गवर्न किया जाता है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंडर, जो कि इशू हुआ है अंडर द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये जो है अनाउंस किया गया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज जो है यूजुअली फार्मर्स को पे करती हैं फाइनल केन प्राइस पर, जो कि एफआरपी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। तो यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग को असाइन किया गया है कि वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनेगी जिसमें वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करेगी। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, वो ऑलरेडी देख रही थी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, जो 2022 के सर्कुलर के जरिए जिसमें बैटिंग और गैम्बलिंग के जो एड्स हैं उनको टीवी और ओटीटी से हटा दिया गया था। इससे पहले जो ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट है एडवर्टीजमेंट उसको भी रेगुलेट किया गया था और वो रेगुलेशन मीटी कर रही थी। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो पीएम जो हमारे हैं उन्होंने 508 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलपमेंट करने का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है अंडर दी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है जिससे कि जो रेलवे स्टेशन है पूरी हमारी इंडिया में उनको हम क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये जो है ये बेस्ड है ऑन दी मास्टर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान एज पर द स्टेशंस नीड। स्टेशन जो है उनको सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल सिटी का डेवलपमेंट स्टेशन के अराउंड करेंगे। डिज़ाइन जो है स्टेशन बिल्डिंग्स का वो लोकल कल्चर और हेरिटेज से इंस्पायर्ड होगा। नेक्स्ट है इंस्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो कमिटी ऑन इंस्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स को सबमिट कर दी है। कमिटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा जिससे कि जो हमारी एक रिकमेंडेशन दी गई थी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, उस रिकमेंडेशन को मानकर कमेटी ये बनाई थी हमारी मिनिस्ट्री ने। अब ये जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है ये रेरा 2016 के अंडर चेयर की जाती है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, की हाईलाइट की बात करें तो लगभग 4.12 लाख हाउसिंग यूनिट्स जो है जिनके वर्थ है 4 लाख करोड़ ये इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, हाउसिंग यूनिट्स इंस्टॉल की गई हैं। फिर है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी यहाँ पर नहीं है जिस वजह से प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड हो गए हैं।
फिर हम बात करें कि एक रिजोल्यूशन लेकर आना है जिससे कि हाउसिंग यूनिट्स को और ज़्यादा हम ऐड करें और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं। रियल एस्टेट, जो रेरा की हमने बात की, रेरा क्या है? रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा को स्टैब्लिश करता है। हर एक स्टेट में जो डिले होते हैं, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं बिल्डर्स के द्वारा, उनके अगेंस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को इसके अंडर रजिस्ट्रेशन कराना जो है पड़ता है हमें। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये रिकॉग्नाइज करते हैं और सिटीज को रिवॉर्ड करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, इनोवेटिव आइडियाज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं अक्रॉस 100 स्मार्ट सिटीज। ये जो है इसमें 3 एडिशन हमने देखे हैं 2018, 19, 20 में, और अब ये आए हैं 3 स्मार्ट सिटीज। टॉप 3 स्मार्ट सिटीज की बात करें तो वो है इंदौर, सूरत एंड आगरा। स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, और टॉप यूटी है चंडीगढ़। नेक्स्ट है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स। तो हमारी जो NHAI है उसने क्या किया है, डिस्कशंस किए हैं स्टेक होल्डर्स के साथ में इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को लेकर, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी श्योरिटी, जिसको हम श्योरिटी बोलते हैं, वो गारंटी करता है परफॉर्मेंस की, दूसरी पार्टी जो है उसके ऑब्लिगेशंस को गारंटी प्रोवाइड करता है टू द थर्ड पार्टी। ये क्या करता है? ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तौर पर काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और कॉन्ट्रैक्टर और जो प्रिंसिपल दोनों को ही ये इंश्योरेट करता है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जो है ये अलाउ किए गए थे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 2022 में। नेक्स्ट है रेल सी रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो रेल सी रेल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करेंगे। रेल सी रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें ट्रांसपोर्ट जो है कोल के वो एंड यूजर तक सीमलेसली हो पाएंगे। इसमें जो कोल प्रोडक्शन टारगेट है कि हमें माइनिंग को डबल करना है आने वाले 7 सालों में, वो रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा। अभी बात करें तो रेलवे जो है, तो टोटल जो कोल इवैक्यूएशन होता है कंट्री में 55% रेलवे से ही होता है, जिसको कहा जा रहा है कि 75% 2030 तक होगा। इश्यूज क्या है कोल को ट्रांसपोर्ट करने में? क्योंकि हैंडलिंग कैपेसिटी लो है, इम्प्रॉपर लोडिंग होती है, अनलोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रॉपर है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेगन्स, और कंजेशन होता है रेल नेटवर्क में। एडवांटेजेस क्या होंगे इस नए सिस्टम से? तो यहाँ पर जो रेल रूट है वो डिकंजेस्ट हो जाएंगे, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, रिजिलियंट कोल सप्लाई सिस्टम बनेगा, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जैसे कि 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लेकर हम आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ड्राफ्ट नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान को भी रिलीज किया है। इंडिया में कोल की बात करें तो लगभग, यहाँ इंडिया में बात करें तो 3,61,411 मिलियन टन का कोल रिजर्व इंडिया में है, जो कि ज़्यादातर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कंजम्पशन सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो कोल वेस्ट जनरेशन कैपेसिटी है वो कोल प्रोडक्शन सेंटर के पास में ही है। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से पायलट बेसिस पर, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कल्चरल और बिहेवियरल चेंज लेकर आएंगे पब्लिक के अंदर, कि वो एक बिल के लिए मांग करेंगे अपने राइट के तौर पर। इसका फीचर यही है कि जो पीपल हैं उनको कैश प्राइस मिलेगा 10,000 से 1 करोड़ तक का, अगर वो GST इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे तो। ऑल B2C इनवॉइसेस जो हैं इशू की जा रही हैं GST रजिस्टर्ड सप्लायर्स के द्वारा कंज्यूमर्स को, वो सब इसमें एलिजिबल होंगी। मिनिमम वैल्यू जो है इनवॉइसेस की वो 200 होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल। तो ये जो पुश पोर्टल है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जिससे कि ग्रेटर अवेलेबिलिटी रहे पावर की ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, वो क्या कर पाएंगे, वो सरप्लस पावर जो है ब्लॉक टाइम से डेज मंथ्स पोर्टल पर इंडिकेट कर पाएंगे। ये जो डिस्कॉम्स हैं जिनको पावर की जरूरत होती है रिक्विजिशन ऑफ सरप्लस पावर को लेकर, इससे जो फिक्स कॉस्ट बर्डन है डिस्कॉम्स से वो भी रिड्यूस होगा।
नेक्स्ट है नमो 108 लोटस। तो लोटस वैरायटी जिसका नाम नमो 108 है वो अनवील की गई है CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में 1 वीक 1 लैब इनिशिएटिव के अंडर। इसके अंडर क्या है, हर लैब को शोकेस करनी होगी अपनी हिस्ट्री और साइंटिफिक अचीवमेंट्स 1 वीक में। ये जो है डिस्कवर किया गया था कई साल पहले मणिपुर में, और ये इकलौता लोटस वैरायटी है जिसके जीनोम सीक्वेंस कर लिए गए हैं। कल्टीवेशन इसका प्रमोट किया जाएगा दूसरे पार्ट्स में भी, इसीलिए लोटस मिशन को भी लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन। नेक्स्ट है भागवा पॉमग्रेनेट। तो अपीडा ने क्या किया है, फैसिलिटेट किया है कि जो पहला ट्रायल है शिपमेंट ऑफ भागवा पॉमग्रेनेट USA में हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो NPPO के साथ में मिलकर अपीडा ने क्या किया है, पहला शिपमेंट जो है वो भेज दिया है USA में भागवा पॉमग्रेनेट को एक्सपोर्ट करने के लिए। भागवा क्या है, भगवा पॉमग्रेनेट जो है ये इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है, सुपर फूड है। ठीक है, सोलापुर में ये मिलता है। लगभग 50% जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता है वो सोलापुर से ही होता है। एपिडा की बात अगर हम करते हैं तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एपिडा एक्ट 1985 के अंडर बनी है। ठीक है, ये एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी है। NPPO की बात करें तो ये नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज जो है ये नेशनल NPPO ऑफ इंडिया है। और इसी के साथ में एक लंबा सा लेक्चर जो इकोनॉमी का था वो हमने कवर किया। आई होप आपको ये जो इकोनॉमी, जो बोरिंग सी इकोनॉमी आपको लगती है वो अब इंटरेस्टिंग लगने लगी होगी, और करंट अफेयर्स से डर तो है अब तो वो बिल्कुल दूर हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।